बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, हम हाज़िर खिदमत प्रोग्राम आलमी जायज़ा के साथ। और आपको मालूम है कि दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है? दुनिया भर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला भारत है, जिसके फास्ट फ्लैग ऑपरेशन ने दुनिया भर के नाक में दम किया हुआ है। और हमारे तो आपको पता है 47 से जब से हम आज़ाद हुए उस से नाक में दम किया हुआ ही है। फास्ट फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने एक्चुअली, मेरा ख्याल है कि इसराइल को कॉपी करते हुए, हमास को कॉपी करते हुए सिविलियंस को निशाना बनाया। लेकिन हमास ने जिन सिविलियंस को निशाना बनाया वो सिविलियंस थे जो एक्चुअली अपना इंडियन फोर्सेस के साथ किसी ना किसी ज़रिए से अटैच रहे थे और किसी न किसी ज़माने में उनकी फोर्सेस में वो काम करते रहे थे, या फिर उनके अजीज रिश्तेदार थे। लेकिन हमास ने उनको मारा नहीं बल्कि उनको अगवा कर लिया। वहाँ ज़ाहिर है फिर हमले में जब हमला होता है तो बहुत से अपनी भी फायरिंग से मारे जाते हैं, तो फिर वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो इंडिया ने एक ऐसे माहौल में, जब उसको मालूम है कि पूरी दुनिया जो है वो उलझी हुई है मुख्तलिफ तरह के ट्रम्प के टैरिफ में, तो हम भी बीच में अपना एक टैरिफ टाइप एक मसला उलझा देते हैं। तो ये इंडिया की पुरानी हिकमत अमली है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे इशूज़ पैदा करती रहती है और उनमें मुसलमानों को मुलविस करती है मजमूई तौर पर। तो सबसे बड़ा मसला यही है आज। और हम थोड़ी सी बात करेंगे जो आन जहानी है पोप, उनके मुतवाज़िल के उस पर जो अभी तक तो कोई फाइनलाइज नहीं हो सका। हाँ, दूसरा थोड़ा छोटा सा इशू है कि वो ट्रम्प जो है वो इस वक्त जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो या तो मशरिक़ वस्ता पहुँच चुके होंगे या पहुँचने वाले होंगे, और वहाँ पे वो डायलॉग करेंगे। सबसे बड़ा मसला जो उनके नज़दीक है इन्वेस्टमेंट का, तो कोई सऊदी अरब के साथ 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मांगेंगे और सऊदी अरब ज़ाहिर है कि दे देगा। और इसके बदले में हम पहले ये अर्ज़ कर चुके हैं कि उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और अमेरिका उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे देगा। ये मतलब आलमी जो है उमूर में एक थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है जो आज के दिन होगी। और बाकी जो ईरान के साथ मुज़ाकरात है वो अभी उसमें चंद रोज़ बाकी हैं। चंद रोज़ के बाद जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो हम मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले ही आपको उसके बारे में ज़रूर जो कुछ भी पस पदर चल रहा होगा उनको बताएंगे। तो अब हम चलते हैं भारत, जिसका फास्ट फ्लैग ऑपरेशन यानी कि खुफिया वॉर, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जो उसको दुनिया भर में खुफिया वॉर भी कहा जाता है, सीक्रेट वॉर। और नरेंद्र मोदी जो है वो रॉ को सीक्रेट वॉर के तौर पर बड़ी होशियारी के साथ, तो चालाकी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतवातर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीक्रेट वॉर लड़ रहे हैं। और अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने कि हर इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं फसादात कराएं, और ज़्यादातर फसादात उनके उन इलाकों में होते हैं, उन रियासतों में होते हैं जहाँ कांग्रेस की हुकूमत होती है। और फिर वो कहते हैं लो जी कांग्रेस जो है वो कर नहीं सकी। आप यकीन कीजिए कि जब इससे पहले हाशिमपुर में इंसिडेंट हुआ, जहाँ उस वक्त चिदम्बरम जो इस वक्त कांग्रेस अपनी एक बना के बैठे में, तो वो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर थे इंडिया में। तो उनके ऑर्डर पर जो है ना वो इंडियन फोर्सेस ने, मतलब उनकी जो एक नीम फौजी दस्ते हैं, उन्होंने 2 ट्रकों में मुसलमानों को भर के तो हाशिमपुर के एरिया से ले जा के, तो उनके जो 2 नाले हैं वहाँ पे उनको मार डाला, सर उतार के, सरों में गोलियाँ मार के। और घरों से उन्होंने इकट्ठा किया जवानों को। मैं फिर जोर दूंगा, जवानों को, मर्दों को। जो मतलब इंडिया की और नरेंद्र मोदी की हिकमत अमली है पूरे कश्मीर में, वो इसी तरह से कि उन्होंने मर्द मार देने हैं ताकि ना मतलब वहाँ पे कोई लड़ने वाला होगा। इजराइल भी यही कर रहा है कि बच्चे मार रहा है, बच्चों को शहादतें नसीब हो रही हैं। तो यही काम इंडिया जो है वो अपने पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कर रहा है कि मर्द मार दो, लड़के मार दो, जवान मार दो। तो वहाँ पर जब उन्होंने हाशिमपुर में 50 से ज़्यादा, 52 के करीब कांग्रेस के दौर में ये शहीद किए गए लड़के, तो और उनको वहाँ से उठाया, उनके गाँव से ये कहकर गया कि हम इनको पुलिस में भर्ती करेंगे। रात को एरिया को कॉर्डन ऑफ करके मुख्तलिफ ट्रकों ने उनको लेके गए। और बाद में वहाँ पे फिर कोई एक जो बड़े ऑनेस्ट किस्म के एसपी थे, उन्होंने किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने इस इंसिडेंट को बेनकाब किया। उस वक्त जो मैं कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त सरबा मीनम सवामी जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे कि कांग्रेस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, कांग्रेस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ और हमारी जो पार्टी है वो मुसलमानों के जो हाशिमपुरा में इंसिडेंट है उनको लड़ेगी। अब ये अलग बात है कि 2014 से कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में, लेकिन मुसलसल जो है वो केस अभी तक लटका हुआ है इंडिया में। और कभी कोई फोर्सेस का आदमी रिहा हो जाता है, कभी कोई, और कभी कोई अंदर भी हो जाता है। तो मतलब उसमें एक होश पोश कार्रवाई चल रही है अदालती निज़ाम की। तो ये मतलब मंजरनामा है कि इंडिया हमेशा मर्दों को निशाना बनाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंडिया हमेशा जय श्री राम या नारों की बेस पर लड़ता है। और इसमें तो उन्होंने सादत हसन मंटो का जो एक अफसाना था उसी को अमली शक्ल दे दी। तो मैं उसके तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इसी तरह की कहानी को उन्होंने बनाया, क्योंकि सादत मंटो जो वो पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया
और ख़ास तौर पर हिंदू में पॉपुलर हैं। तो वो मतलब उस हवाले से उन्होंने ये इंसिडेंट किया कि बोलो कलमा पढ़ के सुनाओ, फलाना पढ़ के सुनाओ। अगर मतलब पढ़ा उन्होंने ये कहा है तो मुख्तलिफ तरह की बातें उन्होंने कहा कि ये पढ़ो वो पढ़ो, अगर उन्होंने ये कहा तो इंडियन मीडिया के ज़रिए से ये बातें मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं। अब इसमें यह है कि उन्होंने एक तो मर्दों को निशाना बनाया, जो इंडिया की दिल्ली में जो फसादात हुए तो 2019 में अगर आप उसको भी स्टडी करें तो उसमें ख़वातीन जो है वो बहुत कम गिरफ्तार हुई और बहुत कम वहाँ पे उनको कत्ल किया गया, मारा गया या निशाना बनाया गया। 52-53 जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए उसमें चंद एक बराए नाम 10-12 के करीब तो हिंदू थे, लेकिन अक्सरियत उसमें मुसलमानों की थी और लड़कों की थी और जवानों की थी। यानी जो घर के रोज़गार कमाने वाले लोग थे उनको निशाना बनाया गया। इस इंसिडेंट में भी नौजवानों को निशाना बनाया गया और ये सोच के बनाया गया कि हमने एक ख़ास मैसेज देना है। अच्छा, ये मैसेज वही है जो मतलब उन्होंने दिल्ली में दिया, हाशिमपुर में दिया, मुख्तलिफ इलाकों में देते रहे, गुजरात में दिया, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये उनकी एक हिस्ट्री है कि वो लड़कों को जवानों को निशाना बनाते हैं। कि इंडिया की हिस्ट्री है कि आप ये चीज़ पढ़ के सुनाएं, जय श्री राम सुनाएं, फलाना सुनाएं, नारा सुनाएं। अब कहते हैं जी जय श्री राम का तो सबको पता लग गया, तो महामा हरदीफ के क्या जो भी है वो सुनाएं। तो इंडिया की ये स्ट्रैटेजी जिस तरीके से ये सारा इंसिडेंट अंजाम पाया, ये इंडिया ही की हिकमत अमली है। और इसमें उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि शायद मुसलमान जो वो ये कुछ कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान इस तरह के काम करते नहीं हैं। किसी इस्लामी तारीख की किसी लड़ाई में किसी को ये नहीं कहा गया कि आप कलमा सुनाएं, किसी को नहीं कहा गया आज तक। जंग जब होती है तो वो कोई मज़हब नहीं देखती। जब इवन दूसरी जंग अजीम या पहली जंग अजीम हुई तो उसमें भी जो लोग लड़े उन्होंने नहीं पूछा कि तुम हिटलर के पैरोकार हो या किसके, वो तो जो भी सामने है मार दिया। और ख़ुद हिटलर की तरफ से, हिटलर के ख़िलाफ़ बरतानिया की तरफ से हमारे फौजी लड़े, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और वो लोग भी थे जिनके आबा अजदाद पाकिस्तान में। लेकिन वहाँ भी किसी ने नहीं पूछा कि आप अपना बाइबल का फ़लानी सुनाओ या कुरान पाक का कोई आयत सुनाओ। वहाँ भी मतलब एक जैसे जंग चल रही थी वो थी। तो अब इसके मैं आना चाह रहा हूँ इंसिडेंट, ये फाल्स फ्लैग क्यों है? ये फाल्स फ्लैग इसलिए है कि एक 10-12 रुकनी डेलीगेट मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर था और गुलमर्ग में दौरे पर था, जो यहाँ से थोड़े ही फासले पर है, थोड़ा ही फासले पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने अरेंज किया हुआ था कि हमने वहाँ पे ये जो अकाउंट्स कमेटी के मेंबरान गए हैं वहाँ पे उनको फौजी मशकें दिखानी है 11 बजे। अच्छा, मशकों का टाइम एग्जैक्टली वही था जो ये इंसिडेंट का टाइम, सानिया का टाइम है। 11 बजे जो है ना, अचानक इन मेंबरान को बताया गया कि यहाँ पे फौजी मशकें मनसूख कर दी गई हैं। पहले कबल अजीज नरेंद्र मोदी साहब ने दौरा करना था 29 अप्रैल को इसी एरिया का जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, कश्मीर का मतलब। तो ये दौरा जो है ये अचानक मनसूख कर दिया गया। जब वो सऊदी अरब के दौरे पर गए तो उस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर का दौरा मनसूख कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि ये होने वाला है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस के एक मेंबर ने ये बात इंडियन एक व्लॉगर को बताई और व्लॉगर ने सवाल किया कि इसका मतलब है कि इंडिया को पता था कि इंसिडेंट होने वाला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इंडिया को पता था। देखें, इंडिया को पता था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलवामा का इंसिडेंट होने वाला है, 11 उनकी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन करना ही उन्होंने था। नीचे वाले तो रिपोर्टें दे रहे थे कुछ ऐसे तैयारियां हो रही हैं, ऊपर वालों को पता था कि तैयारियां तो हम कर रहे हैं। अच्छा, जो फोर्सेस वहाँ पे इससे कुछ थोड़ा वक्त पहले वहाँ पे एक शादी की तकरीब हुई और ये तकरीब एक दुबे नामी उनके एक पॉलिटिशियन की थी और सारी सिक्योरिटी वहाँ लगी हुई थी और वहाँ से सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई थी जो यहाँ पे थी। अब सिक्योरिटी क्यों विड्रॉ की गई थी ये उनको पता होगा। वो इल्ज़ाम धर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ज़िम्मेदार हैं। उमर अब्दुल्ला का ख़ानदान मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम जो है भारतीय हुकूमत का, उसकी जिम्मेदारी तो उनके सर पे आयद होती है, क्योंकि एक अरसे से वो मुख्तलिफ तरह के अलाइंसेस में हैं, कभी किसी जमात के साथ, कभी किसी जमात के साथ, ज़्यादातर वो उन्हीं के साथ रहे हैं, अपना कांग्रेस के साथ। तो अब भी जो है ना उनका अलायंस कांग्रेस के साथ ही है, लेकिन जो कांग्रेस ने भी वहाँ पे जुल्म किए हैं वो उसमें बराबर के शरीक हैं। जब तृणमूल कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि इसका मतलब ये कि अकाउंट्स कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे उनको मशकें ना दिखाकर ये तासुर भी दिया गया, तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो लगा कि ये तासुर दिया गया। अब जब वहाँ पे डूबे की पार्टी के लिए हुआ तो फोर्सेस थी, लोग वहाँ पे सवाल कर रहे हैं, और जब वहाँ पे 2-2.5 हज़ार के करीब सयाह आ गए तो फोर्सेस नहीं थी और फोर्सेस वहाँ पे पहुँची 1.5 घंटे बाद। अब इंडियन की जो अपना मुख्तलिफ तरह के लोग हैं
सॉरी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो आधे घंटे बाद पहुंच गए थे। आधे घंटे बाद कोई नहीं पहुंचा था। 1.5 घंटे तक उनका जो फौजी, साबिक फौजी जो है वो 1.5 घंटे तक बकौल उसके फैमिली के वो तड़पता रहा और कोई नहीं आया। और उसने कहा कि एक मेंबर ने, जिसके एक फैमिली के मेंबर वहाँ पे मारे गए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने अगर एक आदमी खो दिया है तो हमें वहाँ पे 2 भाई मिल गए हैं। मतलब वहाँ पे जिस कदर मुसलमानों ने सपोर्ट किया उतना इंडियन फोर्सेस ने नहीं किया, क्योंकि उनका प्लानिंग यही थी। इंडियन फोर्सेस वहाँ पे नहीं थी, 1.5 घंटे के फासले पर चली गई थी, खुद ही नीचे चली गई थी। अच्छा, गेट के एंट्री पॉइंट पर आदिल थे जो कश्मीरी 300 से 400 हिंदुस्तानी रुपए के लिए काम कर रहे थे। वो वहाँ पे घुड़सवारी करवाते थे लोगों को, वहाँ जो सैयाह आते थे उनको, और उससे उनका घर चलता था, उनकी फैमिली बहनें भरा, इसी से उनका गुज़र-औक़ात हो रही थी। तो वहाँ पे मेन गेट पर उस वक्त वो मौजूद था जब ये 2, 4, 6 जितने भी टेररिस्ट हैं वो दाखिल हुए। उसने गेट पर रोका, उसके साथ झड़प हुई, और मेन गेट के दरवाजे पर जो सबसे मसख़शुदा बुरी डेड बॉडी पड़ी हुई है वो आदिल की है, और वो सबसे आखिर में उठाई है इंडियन फोर्सेस ने, क्योंकि उनको तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऑपरेशन तो उन्हीं का था, फास्ट फ्लैग सीक्रेट वॉर जो है, जिसके अजीत डोभाल साहब 82 साल जो एडवाइज़र है इंडियन गवर्नमेंट के, उनका तो काम ही है। वो इतने बेहिस हो चुके हैं सीक्रेट वॉर लड़ लड़ते कि उनको इसमें अब कोई किसी पे कोई रहम खाने का जज्बा उनमें है नहीं। अब आदिल ने वहाँ पे उनको रोका, उनसे क्लैशनकोफ छीनने की कोशिश की, लेकिन वो क्लैशनकोफ इंडियन फोर्सेस की सिक्योरिटी जो 1.5 घंटे के फासले पर चली गई हुई थी वहाँ से, उनकी आंखों में धूल झोंकते हुए आए। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, इस जगह पे आने का सिर्फ एक ही सड़क का रास्ता है जहाँ पे इंडियन चेक पोस्ट बनी हुई है, और इंडियन चेक पोस्ट पे ही वो क्लैशनकोफ दिखा के अंदर दाखिल हुए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उस रास्ते से वो ऊपर आए, इसलिए फोर्सेज जो हैं वो थोड़ा सा नीचे भी चली गई कि ठीक है जी, हमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम नीचे भी चले जाएं। और उनको शायद कहा गया था कि आप नीचे आ जाओ, क्योंकि ऊपर वालों ने प्लानिंग तो की हुई थी। उसके बाद जो उनके यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने कहा ये तो अब्दुल्ला जो है, उमर अब्दुल्ला, उनका काम था। उमर अब्दुल्ला तो सिक्योरिटी देख ही नहीं रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे वो सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनके पास है सारी, और फेडरल गवर्नमेंट उसको डील करिए, सारे ऑफिसर, सारी इंतजामिया उनके अंडर है, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर है, वही तैनातियाँ कर रहे हैं जैसा कि दिल्ली में था। दिल्ली टाइप निज़ाम वहाँ पे ना अरविंद केजरीवाल कुछ कर सकते थे, ना उमर अब्दुल्ला कुछ कर सकते, बस बेबस किस्म के 2 वज़राए आला नाम के वहाँ पे रखे गए हैं। तो नंबर 1 इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि इंसिडेंट होने वाला है, इसलिए उन्होंने मशक़ें मनसूख की। नंबर 2 ये कि फोर्सेज विड्रॉ की गई और आई नहीं। हेलीकॉप्टर पे अगर अमित शाह साहब वहाँ पे सानिया देखने जा सकते हैं तो हेलीकॉप्टर पे उन लोगों को उठाया क्यों नहीं जा सकता? हेलीकॉप्टर पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं आ सकती? तो हेलीकॉप्टर दानिस्ता तौर पे नहीं भेजे गए ताकि जो लोग तड़प रहे, जो नहीं मरे हैं पूरे तरीके से, वो पूरे तरीके से मारे जाएं और इल्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अमवात का मुसलमानों के सर पे थोपा जा सके। अब ये थी उनकी स्ट्रेटजी और इसलिए इंसिडेंट किया गया। अब इंसिडेंट इसलिए किया गया कि नरेंद्र मोदी हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट नहीं हुई, इंडिया में कहीं भी डेवलपमेंट नहीं हुई, बिहार में भी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इंडिया में की जो वाहिद जीतने की बेस है, जो इलेक्शन का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो होता है, वो हर इलेक्शन में उनका एक ही नारा होता है, एंटी पाकिस्तान। अभी तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर हैं महुआ मोहतरा, उन्होंने मतलब एक कहा कि जी नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा के इलेक्शन थे वो 8-7 एम पर लड़े, मंगलसूत्र पे लड़े, मुसलमानों पे लड़े, मतलब मट्टी में से निकाल के जो उन्होंने हिंदुओं ने अपने सोना जेवर छुपाया हुआ वो ले जाएंगे, मटन पे लड़े, मतलब गोश्त पे लड़े कि गोश्त की दुकानें खोल रहे हैं, फलां कर रहे हैं। तो इंडियन मोदी जो हैं वो हमेशा से इलेक्शन लड़ते चले आए हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुसलमान, एंटी हमारे एजेंसियाँ, ये उनका नारा होता है। हमारी जो एजेंसियाँ उनको तो पता भी नहीं होता कि वो वहाँ किस किस इंटरनल जो एक लोकल FIR दर्ज हो रही है उसमें भी नाम होता है। मैं फिर अर्ज कर दूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि 427 के करीब जो FIRs हैं उसमें पाकिस्तान के एजेंसियों का, इदारों का, कोई पता नहीं किसी में मेरा भी नाम हो तो क्या कह सकते हैं। तो वो मतलब इतनी फराबानी के साथ हमारे नाम वहाँ पे ऐड करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो इंडिया है वो कोई तकरीबन 12-13 हज़ार अपने मुकदमों में मैं कह चुका हूँ कि मुसलमानों को और पाकिस्तान को और इन लोगों को इम्प्लिकेट कर चुके हैं कि मतलब इसके बाद में सारे रिहा हो जाते हैं। ये अलग बात है कि
जो उनकी बाद एजेंसियां उनका जो सज़ा देने का अपना रेशो है वो कभी कोई पॉइंट में आ जाता है, कभी 3% आ जाता है, मैक्सिमम 3% है, बाकी कभी पॉइंट्स में है और कभी कहीं है कभी कहीं है। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो ड्राई क्लीन होकर नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वॉशिंग पाउडर मोदी, तो मोदी तो वॉशिंग पाउडर है जो दूसरों का क्राइम धोते हैं और अपने ऊपर जो धब्बे लगे होते हैं क्रिमिनल्स के वो रोकते हैं। अब मैं आता हूं कि क्या पानी का जो मसला है उस पर इंडस का पानी वो रोक पाएंगे। इंडिया के पास अपना पानी इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो 3 दरियाओं का जो हमारे पास है, जिसका 20% पानी इंडिया इस्तेमाल कर सकता है, जिनको ईस्टर्न रिवर्स कहा जाता है, उसका 20% पानी इस्तेमाल करने की इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है। दिल्ली फ्लडेड हो जाता है, मकबूजा जम्मू कश्मीर चूंकि पहाड़ी इलाका है वहाँ पे उस तरह से फ्लड आते नहीं हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर दरियाए सिंध का पानी पूरा का पूरा रोका गया तो पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो कई मीटर तक पानी में डूब जाएगा, जिसमें उनके जो एक इसी कारण डूबे जो ये कहते हैं कि सारे कश्मीरियों को अलग कर दो, उनको मतलब लॉक कर दो कश्मीर के अंदर ही और पूरे हिंदुस्तान से निकाल दो, तो वो खुद भी डूब जाएंगे और उनका मुल्क भी आधा डूब जाएगा। दिल्ली भी जब बारिश होती है तो डूब जाता है और उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो रोक सकें। श्रीनगर से कुछ दरियाओं को कंट्रोल उनके पास है, रोक सकते हैं, लेकिन रोकेंगे तो खुद मरेंगे। और कहते हैं कि पानी को ज़ख़ीरा करने की कैपेसिटी जो है वो 80 साल में वो डेवलप नहीं कर सकते। ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद पानी को सप्लाई करना, उसको रोकना, दरिया को डाइवर्ट करना। हमने जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था तो बड़ी मुश्किल से बनाया था, बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए थी। वर्ल्ड बैंक जो है हमारी पुष्ट पर था, अब भी इस माहदे की पुष्ट पर है। अगर वो तोड़ेंगे तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। पॉस की तो उसमें कोई शिक ही नहीं है, पॉस की इंडस वाटर ट्रीटी में कोई शिक नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इसलिए करना पड़ा था कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था वो 1 साल का था, 1 साल के ख़त्म होते इंडिया ने उसको फिर पानी को रोक दिया था। अच्छा, पानी रोका था उन्होंने उन महीनों में जब बारिशें नहीं होती, तो बारिशें ना हो तो थोड़ा बहुत पानी जब कम होता है तो उसको किसी हद तक किसी थोड़े से टाइम के लिए रोका जा सकता है। लेकिन इंडिया को ये पता है कि हमारे पास डैम नहीं थे, तो हम पानी को अगर इंडिया 1 घंटे के लिए भी रोक लेता तो यहाँ पे क्राइसिस आ जाता। तो हमारे यहाँ जब बहुत बड़े मुजाहरे शुरू हो गए पानी रोकने के खिलाफ, तो फिर मतलब बीच में आलमी इदारे और वर्ल्ड बैंक बीच में आया और फिर उसकी निगरानी में मुआहदा हुआ जिसमें अयूब खान और इंडियन लीडर शामिल थे। तो इस मुआहदे के बाद उसमें ये शिक थी और यूनाइटेड नेशन ने भी इस मुआहदे को ऑन किया और यूनाइटेड नेशन ने अपनी वेबसाइट पर ट्रीटीज की एक डॉक्यूमेंट डाली हुई है। इस डॉक्यूमेंट में अगर आप जाएंगे तो उसकी जो सेक्शन 4 है इस मुआहदे की, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस मुआहदे में किसी किस्म की ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती और अगर कोई शिक चेंज करनी है तो इसके लिए पहले उसका मुतबादिल शिक बनानी होगी, फिर ये चेंज होगा। तो इसके लिए हम पहले भी न्यूट्रल एक्सपर्ट पर जाते रहे। भारत पहले भी डैम्स बनाने की कोशिश करता रहे, इंडस पे, झेलम पे, इधर उधर काफ़ी सारे डैम, लेकिन हमने रुकवा भी दिए। वोलर बराज का बड़ा एक ज़माने में नारा था, किशनगंगा डैम का बड़ा नारा था, तो हमने ये डैम नहीं बनने दिए। पाकिस्तान ने ये डैम इंडिया में नहीं बनने दिए और ना ही स्टोरेज और ना ही रोकने का। जहाँ तक पुश्ते वगैरह हैं या बंद बांधना, इससे दरिया रोके नहीं जा सकते। हाँ, पानी को थोड़े अरसे के लिए डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जिस मुल्क के पास 20% कैपेसिटी नहीं पानी को इस्तेमाल करने की नहीं है, रोकने की नहीं है, वो 100% पानी को रोकेगा तो खुद भी मरेगा। अब इंडियन माहरीन ये कहते हैं कि 80% जो है वो उनके अपने पास इसकी 80 साल लगेंगे इन्वेस्टमेंट करके, भारी इन्वेस्टमेंट के बाद वो इसको रोक सकेंगे। तो देखते हैं 80 साल तक मोदी कौन से शमशान घाट पे ही जाएंगे अभी थोड़ा ही वक्त रह गया है, तो 80 साल में तो पता नहीं क्या होगा। अब यह है कि पानी रोकने के बाद पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है। मेरा ख्याल है कि इसी जो जब ये आइडिया आया है तो गुबार को निकालने के लिए दरिया झेलम में एक्स्ट्रा पानी छोड़ दिया है, ताकि मतलब अब वो पानी की को बराबर करें जो रोका है, ताकि ये कहें कि जी हमने तो पानी इधर बराबर कर दिया, ईस्ट रिवर्स में अपने हिस्से का पानी दे दिया। तो अब ख़वातीन और हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कि पाकिस्तान इंडिया के कौन कौन से शहरों को मिलिया मेड कर सकता है जो मोदी साहब ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो हम उनको कितना का मट्टी में मिला सकते हैं, इस पर हम बहस करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, हम वापस आ गए। आप भी उम्मीद है वापस आ गए होंगे।
तो हम बात कर रहे थे कि हम इंडिया को कितना का नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या इंडिया अब जंग पे राज़ी है कि नहीं है। इंडिया में जंग का माहौल जो है वो उनके न्यूज़ रूम में है। हम किसी भी अखबार को, किसी भी चैनल को देखेंगे तो उनको लग रहा है कि जंग हो रही है। एक उनके एनालिस्ट ने जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल के, उन्होंने ये कह दिया कि जी मुजफ्फराबाद पे हमला कर दो। एक ने कह दिया जी रावलपिंडी में फलाने इदारे पे बम गिरा दो। वो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उनके जो प्लेन है वो टहलते टहलते आएंगे, यहाँ कोई होगा ही नहीं, हम सारे जो 24 करोड़ पाकिस्तानी वो सो रहे होंगे और वो मार मुर के चले जाएंगे। इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। और उनके जो अभी एक न्यूज़ लॉन्ड्री एक उनका जो चैनल है, उसने जो उनके एंकर ने उनको फौजी वर्दियों में दिखाया हुआ है कि वी वांट वॉर। तो इंडिया का जो मीडिया है वो वॉर चाहता है, लेकिन जो उनके जर्नल हैं वो अब इससे समझदारी के साथ काम कर, उनको ये समझ आ गई है कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रीटी तोड़ेंगे तो जवाब में उनके साथ भी ट्रीटियाँ टूट जाएंगी, और अगर वो डाउन स्ट्रीम का पानी रोकेंगे तो उनका पानी भी रोक दिया जाएगा, क्योंकि तिब्बत ऊपर है। चाइना ने के अंदर भी ये गपशप शुरू हो गई है कि अगर इंडिया पानी रोक के ये साबित करेगा कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की वॉयलेशन कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो तिब्बत से वो दरियाए उनके जो बहर हैं इतने सिंध विंध के, ये वो और भी दरिया बांग्लादेश से निकलते हैं, तो चाइना उनका पानी भी ब्लॉक कर सकता है, वो इधर उधर भी डैम बना सकता है। और इवन जो दरिया काबुल है वो भी पीछे से आ रहा है, तो वो भी मुल्क जो है काबुल का पानी रोक सकते हैं। और तो मतलब ये है कि पूरे दुनिया भर में एक क्योस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मतलब इंडिया जो है वो ये हरकत तो करेगा नहीं पानी को बंद करने की। और फिर उसको वहाँ पे अब जो एक शुरू हुआ वो ये था कि जी अभी ना करो हमला। उनके फौजी कह रहे अभी ना करो, ठहर जाओ, क्योंकि अभी पाकिस्तान रेड अलर्ट है। अच्छा, उन्होंने फिर एक पाकिस्तान को डराने के लिए कहना शुरू कर दिया कि इंडिया ने आक्राम नामी एक कोई मशक़ें की हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि बड़ा स्पेसिफिक जैसे बमबारी करेंगे उस तरह के बम उन्होंने इंडिया के सेंट्रल इंडिया में या कहीं साउथ ईस्ट में एक मशक़ें की हैं, उनकी एयरफोर्स ने, उनके अपना बरी फौज ने, तो सारी मशक़ें की हैं। और बैरिया अलग जो है वो रेड अलर्ट है बकौल उनके। तो अब उनसे कोई पूछेगा भाई वो जो बड़ी ख़ास किस्म की मशक़ें कर रहे हो उसमें हमारा भी 2-4 एयरफोर्स का तैयार है, बुला लो वो भी कुछ, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं ना, वो तो आपस में गिरा गुरु रहे हैं, एक आएगा मार के चला जाएगा दूसरे को, तो वो तो खुद ही काम दिखा रहे हैं। तो ये मशक़ें इररेलेवेंट हैं। उनको ये एहसास हो गया कि इन मशक़ों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो इंडिया की इन मशक़ों में तो चल ही नहीं रहे। वो तो जैसे चेस की गेम में मैं बैठा हुआ हूँ, दूसरे की तरफ से भी मैं ही चल रहा हूँ कि वो हार जाए। तो इस तरीके से मतलब उनकी मशक़ें। तो जब उनके लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जो रिटायर्ड है, उनको पता लगा तो उनकी आंखें खुली और उन्होंने कहा ना भाई ना, अभी ना करो, थोड़ा ठहर जाओ, 2 महीने बाद करो जब पाकिस्तान सो जाए। तो पाकिस्तान तो 1947 से जाग रहे, कभी सोया ही नहीं है। अगर 1 घंटे के भी सोया होता तो वो उनका कोई जर्नैल आके जिम खाने में चाय पी रहा होता, जैसे हमने अभिनंदन को चाय पिलाई है। अब इंडिया में ये परसेप्शन है, वहाँ पे ये भी चीज़ पाई जाती है कि जो पाकिस्तान के हथियार हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। उनकी एक एकेडमी की टीचिंग इंस्टीट्यूशन एकेडमी के लिए टीच करता है, उसने मतलब अपनी वेबसाइट पर डाला कि पाकिस्तान के जो मिसाइल है वो 1500 किलोमीटर अंदर इंडिया के अंदर मार कर सकते हैं। आप देख लें कि जैसे ये टेररिस्ट गया, ये कोई 400 किलोमीटर अंदर चला गया, तो ये अगर 400 किलोमीटर दिल्ली की तरफ जाता तो भाई पार्लियामेंट को भी उड़ा सकता था। अब उनसे कोई पूछे कि जो टेररिस्ट सिविलियंस को मारने जा रहे हैं वो टेररिस्ट उनको क्यों नहीं मार सकता। अच्छा, इसी टेररिस्ट के बारे में एक और बात लीक आउट हुई कि ये अनील है इसका असल नाम, और ये उनका फोर्सेस का मुलाजिम है, और इसकी ऐसी तस्वीरें भी आ गई हैं कि वो इंडियन झंडे के पीछे बैठा हुआ है, आगे पीछे इंडियन झंडा है और आगे वो तशरीफ फरमा है, और उसको वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। तो बहरकैफ हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से इंडिया डर क्यों गया है। एक तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने JF थंडर जो है वो तैयारा 17 उसको उसका नया वर्जन जो है उन्होंने लगा दिया, और उस पर उन्होंने मिसाइल फिट कर दिए हैं। अब इन मिसाइलों से जो है ना इंडिया बहुत ज़्यादा खौफजदा है। उसका ख्याल है कि ये जो PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को के पास मौजूद है, ये JF थंडर 17C जो है उस पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, और ये मिसाइल जो है वो उनके किसी भी जो है ना चीज़ को 300-350 किलोमीटर की रेंज में मट्टी में मिला सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी ने कहा था ना, और उनके जो दूसरे एक चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मट्टी में मिला देंगे, वो मुसलमानों के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है मिसाइलों का एक वर्जन ये बहुत लेटेस्ट है, और कहा यह जाता है कि जैसे ये एक सिचुएशन डेवलप हुई है तो ये चाइना ने अपने स्टॉक से पाकिस्तान को दिए हैं, और अब जो
मिसाइलों की 5वीं जनरेशन है स्टील्स लड़ाका तैयारों में, वो J-20 में भी कहते हैं कि इस्तेमाल हो रहे हैं। और J-20 भी मतलब में भी कि अगर ये प्रोलॉन्ग करते, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्ट हैं, तो वो इससे डरता है। अच्छा, अब इंडिया में ये गुबार जो है, मतलब गुब्बारे से हवा कब निकली? गुब्बारे से हवा निकाली ट्रंप ने, एक हमारे हथियारों ने, हमारी फोर्सेस की मूवमेंट ने, हमारे टैंकों की मूवमेंट ने। और मैं आपको बता दूं कि हमारे टैंक ऐसी सी जगह पे ऐसी ऐसी सिचुएशन में मौजूद हैं कि इंडिया ख्वाब में भी नहीं इस चीज़ का तस्वुर कर सकता कि पाकिस्तान की डिफेंस लाइन कितनी स्ट्रांग है। और इसीलिए हमारा जो जवान है वो बहुत मुतमईन है, और वो कह रहा है भाई यहाँ 9 बजे गैस बंद हो जाती है तो आप 9 से पहले पहले कर लेना। मतलब इस तरह के जो मीम है वो बन रहे हैं। और अभिनंदन की चाय है, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अगर कोई 2-1 अभिनंदन मेरे घर की छत पे गिर गए तो मैं उनको चाय कहाँ से पिलाऊंगा। हमारे तो घर में वैसे ही झगड़ा रहता है कि चाय कौन बनाएगा। अब एक तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम पड़ गई कि पाकिस्तान के मिसाइल जो हैं वो उनको रोक भी नहीं सकते, और उनकी रेंज भी काफ़ी है, और वो इंडिया के सीरियस जो इंस्टॉलेशन हैं, सीरियस जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 1965 की जंग में उनके 4-5 जो हवाई अड्डे थे हलवाड़ा के और फलाने उन पे तो धुएं उठ रहे थे, अमृतसर का हवाई अड्डा ये वो, तो हमने तो उनको जिसको कहते हैं ना कि मट्टी में ही तब्दील कर दिया था, राख में तब्दील कर दिया था, जिसको अब वो कह रहे हैं ना कि हम राख में तब्दील हो जाएंगे। तो नहीं, हमने उनके 4-5 हवाई अड्डे जो थे वो राख में तब्दील कर दिए थे। और उनके जो हमसे ज़्यादा हमने तो हमारे तो सेबर तैयारों ने जो है उनके जंगी मिग को गिरा लिए हुए थे, तो हमारे लिए जो है वो कोई इशू नहीं है। और जब उन्होंने डाला कि किसी ने इंडियन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कि होशियार बिग बर्ड्स जो हैं वो इधर पहुंच गई हुई हैं, तो उसके ऊपर किसी गोरे ने लिखा कि बिग बर्ड्स को कहो कि अपने घोंसलों में वापस चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं वो इन बिग बर्ड्स को निशाना बनाना बड़ी अच्छे से जानती हैं, तो इनके लिए बेहतरीन जगह उनका अपना घोंसला है। अब वेस्टर्न उनको भी पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी इस वक्त भी लेटेस्ट है, और टेक्नोलॉजी के बाद हमारी जो ह्यूमन मैन पावर है वो भी मतलब बड़ी ठीक ठाक है। और हमारे जो हम अपने अगर सेबर से गिरा सकते हैं इंडिया के उस वक्त के जदीद तरीन तैयारों को, तो हम अपने जो जदीद तरीन तैयारें JF थंडर और उसमें लगे हुए मिसाइल PL-15 उनके ज़रिए से आप तस्वुर करें कि हम इंडिया का क्या हासिल करेंगे। और इंडिया को भी इस चीज़ का पता है। अच्छा, इंडिया अब एक और अपने अंदर जो है वो खौफ पैदा कर रहा है। इन भारतीय फ़िज़ाइया को भी खौफ है, और उनकी नेवी को भी और आर्मी को भी। वो खौफ ये है कि इंडिया का सारा दारोमदार है उनकी इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे, और अब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो उनके अगर इंटरनेट सिस्टम को चाहे तो हैकिंग के ज़रिए से निज़ाम को ख़राब कर सकता है। और वहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो चाइना है वो भी बड़ी आसानी के साथ इंडिया के इन चीज़ों को ब्लॉक कर सकता है। वो समुंदर के अंदर इनकी जो इंटरनेट के केबलें उनको डिस्टर्ब कर सकता है, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। और ये इंडिया का जो सेन मीडिया है वो बड़ी उसके साथ इसको तवातुर के साथ डिस्कस कर रहा है। अब एक तो साइबर वीकनेस, अब मैं आता हूँ बॉर्डर वीकनेस की तरफ। बॉर्डर वीकनेस ये है कि जब 1965 में इंडिया ने चाइना से मार खा ली तो अभी तक उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई कि जिम्मेदार कौन है। उसके बाद कारगिल में हुआ, तो कारगिल में पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी बड़ी फौज यूज़ की, और बड़ी फौज में भी पाकिस्तान के पास माउंटेड डिवीज़न नहीं था जब कारगिल का मामला उठा। तो और कारगिल में भी इंडियन आर्मी जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी। वहाँ तो जो उनके मकामी लोग हैं उन्होंने उनकी मदद की कि भाई ये हो गया तो आप करो। अगर पाकिस्तान वहाँ पे अपनी दीगर फोर्सेस यूज़ करता, हम जंगबंदी की तरफ ना जाते, तो कारगिल में भी हम उनके अंगूठा गर्दन पे उनकी सांस के नाली पे रख चुके हुए थे, और कश्मीर आधा जो है वो सारा सियाचिन ग्लेशियर का रास्ता कट जाता। और ये चीज़ इंडिया खुद ऑन करता है कि पाकिस्तान ने वहाँ पे अपनी फ़िज़ाइया यूज़ नहीं की थी, और वॉर जो है वो फ़िज़ाइया के बग़ैर कामयाब नहीं रहती। तो अगर हम इंडिया अब इस सिचुएशन में हो तो कारगिल जैसी जंग नहीं होगी, ये और तरह की जंग होगी। और इंडिया जो है वो अब
सिंध ताश माहे की मनसूखी के बाद चाइना को भी बीच में मुलविस कर चुका है, क्योंकि चाइना भी कहता है कि दरिया सिंध पर तो हमारा भी हिस्सा है, तो हमें क्यों नहीं 1962 के माहे में 60 के माहे में शामिल किया गया। तो अब इंडिया इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि अगर सिंध ताश माहे में चीन भी शामिल हो गया तो इस तेरा क्या बनेगा आगे, आप खुद ही मुकम्मल कर लें। तो इंडिया के लिए अब ये इशू भी डेवलप हो रहा है और इसीलिए मे बी को पीछे हट जाए। अच्छा, उस वक्त जब ये वॉर हुई थी 71 की और 65 की, तो उनका नॉर्थ ईस्ट जो है वो थोड़ा सा क्राइसिस में था और उन्होंने अपनी फोर्सेस वहाँ पे रखी हुई थी। अब बीच में जब ब्रास्टेक ऑपरेशन हुई तो नॉर्थ ईस्ट पर उन्होंने काबू पा लिया हुआ था और बड़े कत्लेआम के बाद तो फोर्सेस वहाँ से सारी की सारी इस तरफ आ गई हुई थी, सेंट्रल में और कश्मीर साइड पर, और हमारा ये बॉर्डर उन्होंने जो है यहाँ पे सारी फोर्सेस लगा दी हुई थी, राजस्थान और उससे आगे और अपना अंदरूनी सिंध तक, खोखरा पार सरहद और ये वो। तो जब इन बॉर्डर्स पर उन्होंने अपनी फोर्सेस लगाई तो उन पर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। अब यह है कि गुलवाम में वो चीन से मार खा चुके हैं, बॉर्डर अनस्टेबल हो गया, इधर भी वो हिमाचल में भी चीन से मार खा चुके हैं और बॉर्डर अनस्टेबल हो गया। अब उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इन दो बॉर्डरों को खाली छोड़ दें, क्योंकि जब सिंध ताश के मसले पर कशीदगी पैदा होगी तो सिंध ताश में चाइना भी डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन दरिया सिंध पर तो उनका भी कंट्रोल है, उनका भी कुछ हिस्सा है दरिया सिंध पर। तो जो चाइना है वो भी मतलब अब इसमें बीच में आ सकता है। एक तो इंडिया के अंदर भी ये खौफ है और उनकी अपनी आर्मी ने कहा है कि इस जंग का फ़ायदा नहीं होगा। अब मैं आता हूँ इस जंग के इकोनॉमिक पहलू की तरफ। इकोनॉमिक पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी ख्वाब देख रहे हैं कि हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। उनके पास बहुत से ख्वाब हैं, ख्वाब देखने पर हर्ष तो कोई नहीं है। तो एक ख्वाब उन्होंने देखा कि हम जापान को छोड़ देंगे और फलां सन में हम तीसरी और फिर दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। ये उनका एक बड़ा अधूरा सा ख्वाब है। अब अगर जंग हुई तो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जाना चाह रही है, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की और अमेरिका की, और ये सारे लोग अभी जेडी वांस साहब गए, बड़ा ख़त किताबत का तबादला हुआ है। अगरचे जो मैंने उनका देखा है कोई ऐसा अभी तक तो प्लान सामने नहीं आया कि ट्रेड कितनी बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये दोनों बातें नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो चाइना में टेक्नोलॉजी मोबाइल के डेवलप हो रही थी, वहाँ पे जो बनवा रहे थे वो अब इंडिया में बनेंगे, मे बी के 2-1 महीनों में इस पे काम शुरू हो जाएगा। ये मतलब इसके अलावा और कोई चीज़ अभी मंजराम पे नहीं आई है। लेकिन वॉर के शुरू होते ही क्या इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ जाएगी? नहीं, इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ नहीं जाएगी। और इंडिया जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के ख्वाब देख रहा है वो मट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि मट्टी में मिला देंगे उनका बड़ा फेवरेट लफ्ज़ है, तो मुझे भी इस्तेमाल करने दीजिए। तो ये वाला ख्वाब जो है उनका मट्टी में मिल जाएगा और कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ये आप लिख लीजिए। हाँ, अलबत्ता जो इंडिया की इंपोर्ट है वो बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि डिफेंस इंपोर्ट होगी। अच्छा, अब माहिरीन एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद हालात बड़े बदल गए। उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन बनी तो वो बहुत स्ट्रांग थी, वो जंगों को रोक लेती थी, तो यूनाइटेड नेशन ने काफ़ी सारी जंगें रोक ली। अब यूनाइटेड नेशन ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो गई है और आलमी इदारे जो हैं वो बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। आलमी इदारों से मतलब जैसे गैर जानिबदार तंजीम थी जो मतलब 77-78 ममालिक थे जो जंग को रोकने में किरदार अदा करते थे, और जो कोल्ड वॉर की कशीदगी को रूस और अमेरिका के दरमियान बैलेंस करते थे साबिक सोवियत यूनियन के दरमियान। अब वो फोर्सेस नहीं है। यूनाइटेड नेशन अब कहते हैं कि जी G20 से भी कमज़ोर हो गया है, ये इंडिया के अंदर लोग कहते हैं। इसलिए वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि गुज़श्ता 2-1 दहाइयों में जो जंगें शुरू हुई हैं वो अब तक बंद नहीं हुई। आप गज़ा में देख लें कि जहाँ एक निहत्ते शहरियों के साथ इसराइल की जंग जारी है वो ख़त्म नहीं हो रही है और वो उन पर गोलाबारी कर रहा है, निहत्ते शहरियों पर भी गोलाबारी कर रहे, जंग नहीं ख़त्म हो रही। यूक्रेन की जंग है वो भी ख़त्म नहीं हो रही, अमेरिका ख़त्म करना चाह रहा है, यूरोपीय यूनियन चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रुक जाए, रूस चाह रहा है रुक जाए, लेकिन नहीं ख़त्म हो रही। अब आप देख लें कि ये भी जंग अगर शुरू हुई तो इंडिया को के अंदर ये परसेप्शन है कि जंग हम ऐसे कोई स्पेसिफिक टारगेट करें, जैसा कि उनके नज़दीक एक फास्ट फ्लैग बालाकोट का था जो कि जाली किस्म का था, किए ही नहीं, बस खबरों में बता दिया। क्योंकि मोदी साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मैं बैठा हुआ था तो मैंने देखा बादल हैं तो हम बादलों का एडवांटेज लेते हैं, और हमने एडवांटेज लिया, पाकिस्तान के रेडार में तैयारियाँ नज़र ही नहीं आए और हमारे वहाँ पे बम फेंक के आ गए। हालांकि बालाकोट के जहाँ वो कहते हैं उस एरिया में के तरफ जो लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं था ऐसा।
अब इंडिया ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि मकबूजा जहाँ आज़ाद कश्मीर में ट्रेनिंग कैंप से वो शिफ्ट कर दिए गए हैं ये भी मतलब जैसे हम कभी देते हैं ना कि मुल्क में फलां होने वाला है, फिर हम कहते हैं ओ जी फलां करने का मामला मुलतवी कर दिया गया, हालांकि ना होने वाला होता है ना मुलतवी किया गया होता है। यही चीज़ इंडिया कह रहा है कि ना कोई के वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप था, ना उसको कहीं और तब्दील किया गया। तो ये सारी चीज़ें फेक हैं। तो ट्रेनिंग कैंप ना थे, ना उनको निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, ना अपना उसमें इतनी कैपेसिटी है, ना उसके पास वो कहते जी राफेल पे बड़ा सहारा है। लेकिन राफेल बेचारे क्या कर लेंगे जब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी कि हम उनके राफेल को उड़ने से पहले ही, जैसा कि वो एक गोरे ने कहा कि भाई उनको को बिग बर्ड्स को कि अपने घोंसलों में वापस छुप जाएं, वरना पाकिस्तान उनको निशाना बनाना जानता है। तो हम इसको निशाना बनाना जानते हैं। अच्छा, फिर ये है कि जो जंग, एक तो मैंने अभी अर्ज किया ना कि बंद नहीं होगी, तो इंडिया को ये पता है कि जंग बंद नहीं होगी और उसकी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन तो जंग में खर्च हो जाएगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बिल्कुल ही रुक जाएगी और शॉर्ट टर्म भी नहीं होगी। अच्छा, फिर ये कि उसको अपनी फोर्सेस जो हैं, अभी आप देखें कि जब चाइना में स्टेटमेंट दी बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र ने, उन्होंने कहा कि इंडिया की जो चिकन्स नेक है तो वो बड़ा ख़तरे में, और हम उनके खलीज बंगाल के वारिस हैं, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करें। तो इंडिया ने फ़ौरन अपनी फोर्सेस को वहाँ भेज दिया एक ख़ास तादाद में। वो फोर्सेस वापस नहीं आ सकती, वरना चिकन नेक पे उनके जो चीफ एडवाइज़र है उनका अंगूठा है, डॉक्टर यूनुस साहब का, इसलिए वहाँ से फोर्सेस वापस नहीं आ सकती, चाइनीज़ बॉर्डर से वापस नहीं आ सकती। और मज़ीद बॉर्डर जो वो उनके अंदर, क्योंकि 2019 5 अगस्त के बाद से इतना गुस्सा है कश्मीर के अंदर कि वहाँ से भी फोर्सेस वापस नहीं बुलाई जा सकते। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा हिमायत पाकिस्तान के लिए मौजूद है। पाकिस्तान का परचम उन्होंने ज़मीन पे पेंट कर दिया, पाकिस्तान का परचम ज़मीन पे पेंट कर दिया कि इस पे से चल के जाओ। लेकिन भारत के अंदर ख़वातीन ने जो है ना पूरी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ इस परचम को उखाड़ना शुरू कर दिया। जो वैसे चस्पा थे और जो पेंट थे उनको खुरचना शुरू कर दिया। ये कर्नाटक का वाक़या है और इनकी उसको कागज़ को उतारने की और उसको मिटाने की झंडे को बड़ी महारत के साथ वो कर रही थी ताकि झंडे को नुकसान ना पहुँचे। और वो जो एक बड़ा गाना ना खिंच मेरी फ़ोटो, तो उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी वीडियो बना रहे हो बेशक बना लो, हमें कोई खौफ नहीं है कि इंडियन फोर्सेस हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो ये वीडियो वायरल है। अब जब इंडिया के अंदर ये हाल है तो इंडिया को ये पता है कि उनको कतई तौर पर जो है वो सपोर्ट अंदर इतनी नहीं मिलेगी जितनी कि मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने सपोर्ट किया है, उन्होंने कहा फ़ौज तो आई कोई नहीं, जो जिनके लोग वहाँ पे मारे गए उन्होंने सपोर्ट किया कश्मीर को। उन्होंने मतलब इस तरह के डाले हैं कि बच्चे को चाचा कह रहे हैं, ऐसी वीडियो उन्होंने खुद डाली हैं कि जो वहाँ पे मारा गया है वो बच्चे को कह रहा है कि आप उसको सिर्फ नाम के साथ ना पुकारो, साथ चाचा भी कहो। और जो ये आदिल हुआ, इसको जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मतलब उसके फैमिली को 5 लाख रुपए, ज़ाहिर है जान का तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए उन्होंने इस हवाले से दिए हैं कि ये इसको एक थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट होगी। तो बहरहाल एक अच्छा इकदाम है। तो अब अगरचे कश्मीरियों को जगह जगह शहरों से निकाले जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन जब ये वाली वीडियोस मंजर आम पर आई हैं तो उनको ये पता लग गया है कि जो वहाँ पे लोग मारे गए हैं उनकी कोई फैमिली का मेंबर जो है वो ना इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, ना यूनियन मिनिस्टर अमित शाह को सपोर्ट कर रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वो वहाँ के मकामी MPs के साथ भिड़ गई हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं कि आपने हमें कोई सपोर्ट नहीं दी, आपके लोग नहीं आए, आपके फोर्सेस नहीं आए, तो आप मतलब इस सारे इंसिडेंट के ज़िम्मेदार हैं, जवाब दें कि कौन ज़िम्मेदार है। अब मैं आपको बताऊं कि जयपुर जो राजस्थान का एक एरिया है वहाँ BJP के MLA ने जुलूस निकालना शुरू कर दिए और जुलूस निकाले उन्होंने। आपको पता है कि उनकी कोई एहतजाजी जलसा या रैली या इवन जो उनके राम वगैरह के जुलूस होते हैं, रामनवमी के या इस तरह के, वो मस्जिद के करीब जाए बगैर ख़त्म नहीं होते। तो ये जो MLA बालमो कंद आचार्य ने जुलूस निकाला, ये भी मस्जिद के करीब जाके
ख़त्म हुआ और उन्होंने मस्जिद के बेहरमती करने की कोशिश की, उसके करीब पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगाए और वो घटिया किस्म की नारेबाजी की जो करते हैं वो। अगर इस तरह की किसी मुसलमान ने मंदिर के ख़िलाफ़ आसपास की होती तो वो अब तक अंदर ही हो गया होता और उसकी 1200 साल में अपना 1200 साल में पेशी भी ना हुई होती। 1200 साल मैंने महावरतन का है तो पेशी भी ना हुई होती, लेकिन इनको इनके खिलाफ पर्चा हुआ, FIR दर्ज हुई और 3.5 महीने बाद ज़मानत मिल गई। तो इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आज को हाजिर होंगे इसी में मज़ीद डेवलपमेंट के साथ और फिर हम ये साबित करेंगे कि इंडिया को अगर वो जंग करता है तो उसको माशी, सियासी और समाजी तौर पे कितना नुकसान होगा, इस पर हम बात करेंगे। उस वक्त तक के लिए स्वयं को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।